पर डाउट नहीं आना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। फेल की हो गई, टेलर की हो गई, बहुत अच्छा है। आज हम लोग कुछ मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ेंगे जो आज के जमाने में यूज हो रही है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। एक तो साइंटिफिक टेक्निक्स जो थी वो टेलर ने बता दी है, बहुत अच्छा, ठीक है। मेंटल रिवॉल्यूशन पे फोकस मत करना, ठीक है। ऐसे समझा दूंगा मैं। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब होता है एटीट्यूड का चेंज होना, मतलब दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, और उस पर आपको फोकस ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। आप करना मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको बोलते हैं केजन। सर ये सब क्या अजीबोगरीब, हाँ ना, पूछेगा ना, करना तो पड़ेगा। केजन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। चेंज फॉर बेटर, केजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, मतलब बदलाव। समटाइम्स आवर efficiency gets reduced due to daily work। रोज रोज का काम करके हम बोर हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो द वर्क पैटर्न मस्ट बी चेंज्ड। बदलाव लाना हर चीज में दुनिया की जरूरी है, ये बात याद रखो। एक ही चीज कर करके आपकी एफिशिएंसी कई बार क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि डेली आप वही टास्क कर रहे हो, बोर हो जाते हो। तो कई बार क्या होता है, बदलाव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चेंज नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। दुनिया इस चेंज इस दुनिया का नियम है। आप क्लोथ भी या कपड़े भी पहनते हो तो डेली थोड़ी ना एक ही कपड़ा पहनते हो। आप क्या करते हो, चेंज करते रहते हो ना, ताकि आपको खुद भी चेंज लगे और एक फ्रेशनेस लगे। तो केजन का रूल ये बोलता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो डेली तो वही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम के बाद इस काम को बदल भी देना चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी खराब ना हो। बोलते हैं ना, पानी भी एक जगह पड़ा रहता है तो सड़ जाता है, पानी को भी अपनी जगह बदलनी होती है, उसको बहते रहना होता है। तो आप तो इंसान हो, जब आप एक जगह एक ही काम बार बार करते रहते हो थक जाते हो। बेटर है बदलाव कर लो, इसे केजन बोलते हैं। आप बताओ केजन आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको केजन समझ आया कि नहीं, कि और रिपीट करूं और एग्जांपल चाहिए? हाँ और ना करके बताओ मेरे को, बोलो बोलो बोलो। नहीं आया अनुष्का केजन समझ में? केजन मतलब होता है चेंज करना, मतलब ये है कि जैसे अब अनुष्का जो है उसका डेली एक काम है, सुबह उठो, ठीक है, रोज 8 आवर स्टडी करो, 8 घंटे रोज पढ़ाई करो, ठीक है। तो ऐसे में तो अनुष्का एकदम बोर हो जाएगी ना, तो अनुष्का को कभी चेंज भी तो चाहिए। तो कुछ दिन क्या करे, हॉलीडे दे दे, छुट्टी दे दे, ताकि इससे क्या होगा, जब वो इस हॉलीडे से लौटेगी तो यही काम फिर उसको अच्छा लगने लग जाएगा, जब ये इतने दिन फ्री रहेगी तो हर इंसान को लाइफ में बदलाव चाहिए होता है। और केजेन एक जापानी शब्द है जो यही बोलता है कि चीजों में थोड़ा बदलाव करो, अपने डेली रूटीन में बदलाव करो, तो कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छा ही लगेगा। जैसे अगर लगातार लगातार कोई चीज हो रही है तो कुछ दिन का ब्रेक दे दो, ब्रेक लेके जब वापस लौटोगे तो वही काम फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अब बताओ कितना क्लियर है केजन, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं? चेंज लाने को केजन बोलते हैं। मैं एक ही डॉक्टर से इलाज कराता हूँ, कराते कराते बोर हो गया, बेटर है कुछ दिन के लिए डॉक्टर बदल दो, ठीक है, शायद नया डॉक्टर और बेहतर इलाज कर दे। ये केस है। केजन के बाद अगली मॉडर्न टेक्निक जो हमको पढ़नी होती है और समझनी होती है बेटा, उसको हम 6 सिग्मा कहते हैं। 6 सिग्मा की जो टेक्निक है बेसिकली ये बोलती है कि अ पर्सन in order to improve the quality,
a person in order to improve the quality should reduce the variation of work. आप मेरे को बताना, एक टीचर है, वो अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस सब कुछ पढ़ाता है। तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहा है, आप ये बताओ। एक टीचर है जो अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस सब कुछ पढ़ा रहा है, तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहा है? क्या वो किसी में भी परफेक्शन ला पा रहा है? हाँ या ना बताओ, क्या वो किसी में भी परफेक्शन ला पा रहा है? नहीं। आप इतनी सारी चीज कर रहे हो तो लिटरली किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब में परफेक्शन ला सके। इसको क्या करना चाहिए, बेसिकली इतने सारे सब्जेक्ट ना पढ़ा के जो इसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जैसे उस पर्सन का अकाउंट्स एक पसंदीदा सब्जेक्ट है, खाली ये पढ़ाए और बाकी सारे सब्जेक्ट को हटा दे। तो सिक्स सिग्मा यही बोलता है कि इतना सारा वेरिएशन देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर क्वालिटी चाहिए, आपको किसी चीज में परफेक्ट होना है, कम काम करो लेकिन बेहतरीन काम करो। जैसे आप आमिर खान को देख लो, आमिर खान साल में 50 फिल्में नहीं करता है, 50 मूवीज नहीं करता है। वो बोलता मैं एक मूवी करूंगा और बेहतरीन करूंगा और उससे उतनी कमाई कर लूंगा जितनी 50 मूवी से हुई रहती। तो वो बंदा सिक्स सिग्मा की टेक्निक पे चलता है, बोलता है कि 50 मूवी करने से मेरी एफिशिएंसी भी खराब होगी और उतना पैसा भी नहीं आएगा, तो मैं 50 मूवी नहीं करूंगा, मैं 49 मूवीज को मना कर दूंगा, केवल एक मूवी करूंगा और उससे इतनी कमाई कर दूंगा कि 50 मूवी के बराबर है। इसे सिक्स सिग्मा कहते हैं। आप बताओ, आपको सिक्स सिग्मा समझ आया कि नहीं आया? गुड। सिक्स सिग्मा समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से। बहुत सारा काम ना करो, कम काम करो और बेहतरीन काम करो। अब देख लो यार, सीख लो, आपको मन में डाउट नहीं होना चाहिए। केजन जो एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक है जो ये बोलती है कि बदलाव अच्छा होता है। रोज रोज की चीजों से जब आप बोर हो जाओ तो चेंज लाना जरूरी है। सिक्स सिग्मा क्या बोलता है बेसिकली, कि बहुत सारी चीजें मत करो, कुछ करो, कम काम करो, बेहतरीन काम करो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको केजन बता दिया, मैंने आपको सिक्स सिग्मा बता दिया, तो अब इसके बाद अगली मैं आपको बताता हूं जस्ट इन टाइम। टोटल 4 बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सीख लेना एकदम अच्छे से, फिर सबको रिपीट करवा दूंगा तो आपका एकदम परफेक्शन आ जाएगा। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। पुराने बिजनेसमैन जो होते थे ना, वो क्या करते थे, ओवर प्रोडक्शन कर दिया करते थे किसी भी चीज का, और सामान को गोडाउन में रख देते थे एज अ स्टॉक। अगर ये स्टॉक बिक गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बिका तो पूरा का पूरा स्टॉक वेस्ट हो जाता था। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी नुकसान होता था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुराने बिजनेसमैन क्या करते थे, थोक में सामान बना के गोडाउन में रख दिया करते थे, ठीक, वो स्टॉक कहलाता था। अगर बिक गया तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन अगर नहीं बिकता था तो पूरा का पूरा सामान वेस्ट हो जाता था। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक बेसिकली न्यू बिजनेसमैन की टेक्निक है, जो ये बोलती है कि यू शुड नॉट मेंटेन स्टॉक। आप किसी भी चीज का स्टॉक मेंटेन मत करो। एंड प्रोड्यूस एज पर ऑर्डर। प्रोड्यूस एज पर ऑर्डर, जब ऑर्डर आएगा तब बना के देना, ताकि आप ऑर्डर को प्रॉपरली फुलफिल कर सको। जैसे आप जब डोमिनोज में जाते हो तो डोमिनोज में पहले से पिज्जा नहीं बने रहते हैं। आप जब ऑर्डर देते हो तो वो 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम देते हैं और आपका तुरंत पिज्जा वहीं पे आपको गर्मा गर्म बना के दे देते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक है, जो ये बोलता है बहुत सारा माल पहले से बना लोगे और नहीं बिकेगा तो खराब हो जाता है। तो बेटर ये है कि जब ऑर्डर आए तब सामान बनाओ, तभी आपका भी बेहतरी होगी और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। आप बताओ, आपको जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग समझ आई कि नहीं है? जब ऑर्डर आए तब सामान बनाओ, पहले से बहुत सारा सामान बना के मत रखो। क्लियर है? और एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया?
तो मैंने देखो क्या क्या बता दिया आपको, केजन बता दिया, सिक्स सिग्मा बता दिया आपको, मैंने बता दिया JINT, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट जो होता है बेटा उसको बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है रिड्यूस द वेस्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के समय जितनी चीजें बर्बाद हो रही है उसको कम करने की कोशिश करो। जब बर्बादी या वेस्टेज कम होगा तो अपने आप जो होता है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूँ तो उससे स्क्रैप या कचरा बहुत निकलता है, स्क्रैप या कचरा बहुत निकलता है। तो मेरे को क्या करनी चाहिए, इस कचरे को रिसाइकल कर देने की कोशिश कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट है उससे भी मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, और जो कचरा निकला था उसको मैंने रिसाइकल कर दिया तो उससे भी मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक यही बोलती है कि वेस्टेज को रोको और पैसा कमाने की सोचो। जैसे इसका एग्जांपल बिस्लेरी की बोतल ले लो। ये बोतल बनाते हैं, मतलब बोतल में पानी भर भर के बेचते हैं। जितनी बोतल वेस्ट हो जाती है उन्हीं बोतल्स को ये रिसाइकल करते हैं और उनमें फिर से पानी भर के बेच देते हैं सील लगा के। तो इनका फंडा ये है कि हम एक भी बोतल वेस्ट नहीं होने देंगे। आप जितनी रोड पे बोतल फेंकते हो, कबाड़ी लोग उसको चुन देते हैं और ये सारी वापस से बिस्लेरी फैक्ट्री जाती है, वहां पे बराबर रिफाइंड होता है और फिर से उन्हीं बोतलों में क्या किया जाता है, पानी भर के आपको बेच दिया जाता है। ये फंडा है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे आपके वेस्टेज को कम करने की बात की जाती है। तो चलिए रिपीट करते हैं, 4 मैंने नई टेक्निक्स आपको बताई। केजन मतलब बदलाव, ठीक है, केजन माने चेंज लाना, समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए। सिक्स सिग्मा मतलब अपनी वैरायटी कम करो और बेहतरीन क्वालिटी दो। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज का स्टॉक मत मेंटेन रखो, जब ऑर्डर आए तब बनाओ। और लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब वेस्टेज को कम करो, प्रोडक्शन में वेस्टेज कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप ईमानदारी से बताओ आपको ये चारों टेक्निक समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? आपको ये चारों टेक्निक समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? मैंने इस चैप्टर में बहुत टाइम दिया है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जाके मेनली आपका चैप्टर जो है बेटा वो हो गया खत्म। अब एक बार इसको रिवाइज कर लो, क्या क्या पढ़े हो ये ना फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं और इसको क्लोज करेंगे चैप्टर को। अब इसके क्वेश्चन ही बनाना है अपने को केवल, है ना, नोट्स देना है आपको और क्वेश्चन बनाना है, 2 काम करना है। ये ना मॉडर्न टेक्निक करके अलग से हेड है, आपको मैं जो नोट्स दूंगा उसमें रहेगा, तो मत चिंता करो। देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हमने फेयोल के बारे में पढ़ा है, इनका पूरा नाम हेनरी फेयोल है। चलो ब्रैकेट में बात बताओ, इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फटाक से बोलो। इनको फादर ऑफ डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए विजय, इकोनॉमिक्स नहीं भाई, तू क्या पढ़ रहा है अभी? मैनेजमेंट पढ़ रहा है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। आप मेरे को बता पाओगे इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंस बताया, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन डैश एंड डैश स्किल। बताओ कौन कौन से स्किल के बीच में इन्होंने डिफरेंस बताया? सचिन तेंदुलकर एग्जांपल बताओ, कौन कौन से स्किल के बीच में इन्होंने डिफरेंस बताया? 2 स्किल अलग अलग होते हैं। गुड, इन्होंने बोला टेक्निकल स्किल अलग होते हैं और मैनेज करने के स्किल अलग होते हैं। मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका ये रहा कि ही इवॉल्व्ड 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन बताए। कौन कौन से फंक्शन बताए हैं? वेरी गुड उन्नति। POSDC, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। तुमको सबको आता है, मुझे भी पता है, गुड।
फिर इनका तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो क्या था कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए। ही इवॉल्व्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बताओ मेरे को ये कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ये वेरी गुड अजीजा, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करना कंपलसरी है कि ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ये बताओ मेरे को। ये जनरल प्रिंसिपल्स है कि इनको फॉलो करना कंपलसरी है? वेरी गुड बेटा, ये जनरल प्रिंसिपल्स है, फॉलो करे तो भी बहुत अच्छा और नहीं करे तो आपका हो जाएगा नुकसान। तो हमने क्या पढ़े थे फिर? 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे फिर के। तो ये 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या दिया था? कोड दिया था। तो इससे कोड से आपको जल्दी ये याद होता। मेरा कोड आपके लिए था दादू सुर सी CS ओई, ये मेरा कोड था। अब बताओ डी का मतलब क्या था? फटाफट बोलो, डी कोड करो मेरे लिए इसको। दादूसुर CCSOE में डी का क्या मतलब था? डी का मतलब क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। ए का मतलब? ए का मतलब शॉर्ट में लिखो आप भी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डी का मतलब डिसिप्लिन। फिर यू का मतलब क्या था? क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? आपको पता है कि नहीं? यस और नो करके बस बोलो। ये आपको पता है कि नहीं यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? सभी लोग को। कोई ऐसा है कि जो बोलना चाहता है सर समझा दो? वेरी गुड बेटा। स्केलर चेन आता है कि नहीं? फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और उसके बाद रेम्यूनरेशन। फिर क्या आता है? सबऑर्डिनेशन, इक्विटी, स्पिरिट डी कॉर्प। सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कितना अच्छा, देखो आपको याद हो गया है। एस से स्टेबिलिटी, ओ से ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव। अब ये बताओ इनमें से कौन सा आपको नहीं बनता, किसमें आपको तकलीफ जाती है? कौन सा आपसे नहीं बनता है, किसमें आपको परेशानी जाती है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे वर्कर्स है ना, उनको खुद से भी मोटिवेटेड होके काम करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर तो सबको ऑर्डर दे ही रहा है, अगर एक एम्प्लॉय आंख बंद करके खाली ऑर्डर ही फॉलो कर रहा है तो उसकी खुद की क्या वैल्यू है? अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना होगा, आगे बढ़ के बॉस को ये बताना होगा कि सर हमारी राय में ये काम किस तरह से और बेहतर हो सकता है। तो इनिशिएटिव मतलब पार्टिसिपेशन बताता है कि आपका जब कोई काम होता है तो आपको आंख बंद करके सिर्फ ऐसा नहीं कि बैल जैसे काम करो, आपको खुद भी अपना इनिशिएटिव लेके आइडियाज देने होते हैं। और बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसका आपको एग्जाम्पल चाहिए? एस्पिरिट डी कॉर्प जो होता है बेटा, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की बात करता है। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है एस्पिरिट डी कॉर्प, इसका मतलब एकता की भावना। यह स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होता है जो बोलता है कि जब एक ग्रुप होता है तो ग्रुप को अपने एम को अगर अचीव करना है तो वो सबको मिलकर रहना होता है। वो जब तक एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, टारगेट अचीव नहीं होगा। जैसे हम सब क्लास में क्यों मिल रहे हैं? ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सके। सही बात है। तो हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना होगा ना, मतलब मैं जब कुछ पूछूं तो आप मेरे को जवाब दोगे, तो यही तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है जैसा आप लोग में है। और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग हर चीज का आंसर देते हो। तो हमारे बीच एस्पिरिट डी कॉर्प प्रेजेंट है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर देते हो। यही तो हमको चाहिए आपस में, और क्या चाहिए? आप बताओ कितना समझ आया? और कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको जानना है, जो आपको नहीं समझता है? बोलो, और कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको नहीं समझता है?
सबऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको कई बार ग्रुप इंटरेस्ट के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखना होता है। जैसे हमारा पूरा परिवार जो है, मम्मी पापा भाई बहन जो है, सब पार्टी में जा रहे हैं और मेरे को अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो मुझे अपनी खुशी देखने से पहले मम्मी पापा की खुशी देखनी चाहिए और उनके साथ पार्टी में चले जाना चाहिए ताकि वो लोग सेटिस्फाइड रहें। और क्या पता उनके यहाँ की पार्टी में ज्यादा अच्छा खाने पीने का हो। तो जब आप ग्रुप में होते हो ना बेटा, तो आपको ग्रुप के बारे में सोचना होता है, आप पर्सनली अपने बारे में नहीं सोच सकते। अब पूरा ग्रुप बोल रहा है कि डोसा खाना है, तो आप अलग से नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को पिज्जा खाना है। आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना होगा, दबाना होगा, और जो ग्रुप सोचता है आपको भी वही सोचना होगा, उसी राह में आगे बढ़ना होगा। अब समझ आया कि नहीं है सबऑर्डिनेशन? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि जैसे अगर एक मैनेजर है, इसने अपने नीचे के लोगों को काम दिया है, तो ये लोग उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदार हो गए। अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो काम को कंप्लीट करके देंगे। पर इस मैनेजर के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि जब वो किसी को काम देकर रिस्पॉन्सिबल बनाता है, तो उतनी अथॉरिटी भी दे दे कि वो लोग काम को कंप्लीट कर सके। जैसे कि मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने 2 सबऑर्डिनेट को बोला कि तुम लोग 500 पीसेस बना के दो। तो पीस बनाने के लिए भाई रॉ मटेरियल भी तो लगता है ना। तो अगर मैं इनको 500 पीसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, तो मुझे इनको अथॉरिटी भी देनी होगी कि 500 पीस के लायक रॉ मटेरियल खरीद के डालें, ताकि ये गुड्स प्रोड्यूस कर सके। अगर इनको मैं रॉ मटेरियल खरीदने की अथॉरिटी या ताकत नहीं दूंगा, तो ये कैसे मेरे को सामान बना के दे पाएंगे? तो बात इतनी सी है कि जब आप किसी को काम देते हो, तो साथ में काम को पूरा करने की अथॉरिटी भी दो। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां दी है, उसको काम को करने की उतनी ताकत भी दो। और बताओ, हर चीज को ना एकदम अच्छे से सीख लो बेटा। और कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको नहीं समझता, ईमानदारी से बोलो, अभी समझ लो, बाद में डाउट नहीं होना चाहिए। और बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं समझता है? अगर ये सारे समझ आ गए तो यस सर करके बोल दो, तो मैं आगे बता सकता हूँ। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यूज ऑफ पावर को बताता है। जब सारी डिसीजन मेकिंग उन्नति खुद करेगी तो वो सेंट्रलाइजेशन है, और वो डिसीजन मेकिंग की पावर अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक छोटा बिजनेस चलाते हो या स्मॉल बिजनेस चलाते हो, तो क्या होता है, तुम वहां पे सारे फैसले खुद लेते हो। तो अगर तुम सारे फैसले खुद ले रहे हो, तो इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब सारी अथॉरिटी आपके पास होती है। लेकिन आपका बिजनेस अगर लार्ज स्केल में चला जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे पूरे इंडिया और विदेशों में भी आपका बिजनेस फैला है, तो सारे फैसले आप खुद नहीं ले सकते हो। आपको लोगों को पावर देनी होती है कि वो भी डिसीजन ले सके। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये अथॉरिटी का यूज बताता है कि हर वो प्लेस जो छोटी प्लेस है, वहां पे हम फैसले खुद लेते हैं, उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब प्लेस बड़ी हो जाती है, तो हमें डिसीजन मेकिंग पावर बांटनी होती है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, तो वहां का राजा जो बोलेगा सब वही करते हैं। तो क्योंकि देश छोटा, इससे सेंट्रलाइजेशन चल पा रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे तो डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है वन बॉस वन कमांड। मतलब अगर मैं कहीं पर एक सब ऑर्डिनेट हूँ या एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से लेना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर दिया, तो मैं किसी का भी ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहां पे 4 बॉस हैं और मैं एक अकेला एम्प्लॉय हूँ। अब चारों ही अगर मेरे को ऑर्डर देने लग गए, तो मैं चकरा जाऊंगा कि किसका ऑर्डर पूरा करूं, और इनके बीच भी झगड़े हो जाएंगे, ईगो क्लैश हो जाएगा, क्या यार तेरा ऑर्डर कैसे पूरा कर दिया। तो बेटर ये कि मैं सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर दूं और उससे ज्यादा ना दूं, इसे यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। इसमें होटल वाला एग्जांपल याद रखना। अगर होटल में 8 टेबल है, तो 8 वेटर होना चाहिए, हर टेबल पे एक वेटर जो ऑर्डर दे सके। ये यूनिटी ऑफ कमांड है। और बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं समझ आया? हाँ ना बोलो। और कोई ऐसा है क्या? क्लियर हो गया सारा? सारे प्रिंसिपल क्लियर हैं? कल जब हम पढ़ेंगे ना, तो कल आपको मैं, आप खुद से भी पढ़ के आना एक बार,
अब मैं आज आपको इसका नोट्स डाल देता हूँ ग्रुप में, आप इसको पढ़ देना और कल हम लोग एक बार टेलर का रिवीजन करके ना क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे इसके, जैसे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन बनाए थे ना, इसके भी सारे क्वेश्चन कर देंगे तो हमारा चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रेन्यूमरेशन माने सैलरी होता है बेटा। कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी से मेहनत करा रहे हो तो उसको फेयर सैलरी भी दो, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ज्यादा दिन आपके यहाँ काम नहीं करेगा, काम छोड़ के चल देगा। ठीक है, ये बेसिकली रेन्यूमरेशन का प्रिंसिपल होता है। 5 मिनट में मिलते हैं, 9:38 हुआ है, 9:45 को हम लोग मिल रहे हैं, 9:45 को मिलकर इकोनॉमिक्स करते हैं। 5 मिनट में मिलो।